हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के टॉप 15 लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा वासियों के द्वारा सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। सभी क्वेश्चन को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक ही आपको इसका आंसर भी याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि हड़प्पा वासी यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे उनके द्वारा सिंचाई के क्या क्या साधन थे उसका उल्लेख करना है। समझ गए? तो हड़प्पा वासियों के द्वारा मुख्यतः नहर से, कुएं से और जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो किस चीज से सिंचाई का काम करते थे? तो नहर के पानी से, कुएं के पानी से, और जहां पर भी वो जल संग्रह करके रखते थे, संग्रह मतलब जहां पर भी जल को इकट्ठा करके रखते थे उस स्थानों को उपयोग करते थे सिंचाई के रूप में। समझ गए कि पानी कहां से लाते थे सिंचाई के लिए? हड़प्पा वासी। तो हड़प्पा वासी जो थे नहर का इस्तेमाल करते थे, कुएं का इस्तेमाल करते थे और जल संग्रह करने वाले स्थानों का उपयोग करते थे सिंचाई के लिए। समझ गए? अब इसके साक्ष्य कहां कहां से मिले ये भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर में पूछा जाए ये क्वेश्चन तो इतना भी लिख सकते हैं, जितना अगर बताएं इतना भी लिखिएगा 2 नंबर के लिए तो आपके 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ दे तो आप लोग को इसका साक्ष्य भी बताना है कि कहां कहां पर, जैसे कुएं का साक्ष्य कहां मिला है, तालाब का साक्ष्य कहां मिला है, ये अगर लिख दीजिएगा तो आपके 5 नंबर हो जाएंगे, और इतना आप लोग लिख लीजिएगा तो 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस साक्ष्य भी आप लोग याद रखिएगा कि अफगानिस्तान में जो शोतगोई नामक स्थान है, यहाँ पर हड़प्पा नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा कि अफगानिस्तान में एक जगह है, जगह का नाम क्या है? शोतगोई। क्या नाम है? तो शोतगोई नामक एक स्थान है, वहां से हड़प्पा नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए। समझ गए? और दूसरा पॉइंट क्या है कि हड़प्पा के लोगों के द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सा, ये तो आपको याद हो ही जाएगा कि हड़प्पा के जो लोग थे वो कुओं का भी इस्तेमाल करते थे सिंचाई के लिए। और तीसरा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि गुजरात का जो धोलीवीरा नामक स्थान है वहां से तालाब का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और लोग इसे कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रह करने के लिए इस तालाब का उपयोग करते थे। गुजरात का जो धोलीवीरा नामक स्थान है ना, वहां से तालाब का साक्ष्य मिला है, ऐसा प्रमाण मिला है कि वहां पर लोग तालाब का इस्तेमाल करते थे। अब तालाब का इस्तेमाल करते क्यों थे वहां पर के लोग? तो वहां पर के लोग कृषि की सिंचाई के लिए यानी कि खेती में जो सिंचाई के लिए करते थे उपयोग, तालाब के पानी का, कि पानी देने के लिए करते थे, तथा जल संग्रह करने के लिए, तथा पानी को संग्रह करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए तालाब का इस्तेमाल करते थे। गुजरात के जो धोलीवीरा नामक स्थान से साक्ष्य मिला है मैं उससे। ठीक है, समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन था कि हड़प्पा वासी द्वारा सिंचाई के साधन का क्या क्या था उसका उल्लेख करना है। तो आप लोग सिंपल सा याद रखिएगा, वो लोग भी नहर, कुएं, तालाब इसी का इस्तेमाल करते थे। और उसका साक्ष्य कहां से मिला? तो अफगानिस्तान में शोतगोई नामक से हड़प्पा नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए। और दूसरा आप लोग याद रखिएगा कि गुजरात के धोलीवीरा नामक स्थान से तालाब का साक्ष्य मिला है। समझ गए? सिंपल सा इसका आंसर था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या क्या उपलब्धि थी, ये आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसकी क्या क्या उपलब्धि थी यही आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के निम्न उपलब्धियां थी, इस तरह से आप लोग को एग्जाम में भी आंसर को लिख देना है। ठीक है, अब पॉइंट क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो साम्राज्य था वो पश्चिम से के बल्ख से लेकर के पूर्व में पूर्वी बंगाल तक फैला था। सिंपल सा क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या क्या उपलब्धि थी। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो साम्राज्य था वो पश्चिम में बल्ख से लेकर के, पश्चिम साइड में जो बल्ख नामक स्थान है वहां से लेकर के, और पूर्व में जो पूर्वी बंगाल है वहां तक फैला था चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? साम्राज्य। समझ गए? पहला पॉइंट ये आप लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि इसका शासनकाल चतुर्थिक विकास का काल था, इसी वजह से इस काल को स्वर्ण काल के नाम से भी पुकारा जाता है। ये तो आपको याद ही रहेगा कि स्वर्ण काल के नाम से किसके साम्राज्य काल को याद रखा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि किसके शासन काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को। तो आप लोग को 2 पॉइंट क्या क्या याद रखना है? तो 2 पॉइंट ये याद रखना है सिंपल सा, और अपने भाषा में आपको बना करके इसका आंसर लिखना है। और सिंपल सा आपको ये याद बस इतना रखना है जो चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या क्या उपलब्धियां थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो साम्राज्य था वो पश्चिम के बल्ख से लेकर के पूर्व में पूर्वी बंगाल तक फैला था। ये एक पॉइंट याद रखना है। और दूसरा पॉइंट सिंपल सा आपको इतना याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण काल के नाम से भी पुकारा जाता है। ये 2 पॉइंट हो गए, और ये 2 पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा कि मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख स्रोतों के नाम बताएं। मौर्यकालीन जो इतिहास है उसके 4 अभिलेख, अब यहाँ पर अभिलेख होगा, अभिलेख स्रोतों के नाम बताइए। तो मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख स्रोतों के नाम इस तरह से, और ये नाम है तो नाम तो आपको समझना नहीं, याद पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है,
तो पहला पॉइंट है कि साहब गाड़ी का अभिलेख, शाहबाज गाड़ी का अभिलेख है। दूसरा है गिरनार यानी कि जूनागढ़ का अभिलेख। और तीसरा है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। स्तंभ अभिलेख मतलब जो खंबे होते हैं उसको कहते हैं स्तंभ अभिलेख, और उसी पर जो चिन्हित यानी वर्णित होता है कुछ, उसी को कहते हैं प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ठीक है। और चौथा है हमारा दिल्ली टोपरा का स्तंभ अभिलेख। और स्तंभ अभिलेख मतलब होता है स्तंभ यानी खंबे जो होता है ना, उस पर कुछ वर्णन किया जाता है और उसी को कहा जाता है स्तंभ अभिलेख। ठीक है। तो 4 पॉइंट आप लोग को याद हो गया कि मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख के स्रोत कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो पहला मिला है शाहबाज गाड़ी का अभिलेख, समझ गए। और दूसरा मिला है जूनागढ़ का अभिलेख। तीसरा मिला है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। और चौथा मिला है दिल्ली टोपरा के स्तंभ अभिलेख। इस चारों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेशों की स्थापना के 4 कारण बताएं। तो भारत में जो उपनिवेशों की स्थापना हुई थी, इसके 4 कारण क्या क्या थे, उस चारों कारणों को आप लोगों को बताना है। तो पहला कारण था कि कच्चे माल की प्राप्ति करना था, इसलिए भारत में उपनिवेश की स्थापना हुई थी। दूसरा कारण था कि अब जो कच्चा माल तैयार हो गया था, ये कच्चे माल की प्राप्ति हो गई थी, तो तैयार माल की खपत भी करना, पहले हमें कच्चा माल चाहिए यानी कि उसको प्राप्ति करना। और दूसरा क्या था, तो कच्चे माल जो तैयार हो गया उसको तैयार माल को खपत करना, ठीक है, खत्म करना। और तीसरा था भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण में ईसाई धर्म का प्रचार करना। और चौथा क्या था, तो समृद्धि की लालसा। तो ये चारों कारण जो थे ये भारत में उपनिवेश की स्थापना के कारण थे। क्वेश्चन सिंपल सा है कि भारत में उपनिवेश की स्थापना के 4 कारण बताएं। तो 4 कारणों को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। पहला कारण सिंपल सा है, कच्चे माल की प्राप्ति करना। दूसरा है तैयार माल की खपत करना। और तीसरा है कि ईसाई धर्म का प्रचार करना। और चौथा है समृद्धि की लालसा। तो ये चारों कारण जो है ये भारत में उपनिवेश की स्थापना के कारण है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या हमारा कि मौर्य प्रशासन की जानकारी दे। जो मौर्य प्रशासन थी इसकी क्या क्या बारे आपको पता है, इसके बारे में इसकी जानकारी आप लोगों को देना है। तो मौर्य प्रशासन अत्यंत ही उच्च कोटि का था तथा सर्वोपरि था। मौर्य सम्राट के द्वारा नियुक्त विभिन्न अधिकारी विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया करते थे। राजा का मंत्री अमात्य कहलाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजा का मंत्री मौर्य प्रशासन में क्या कहलाता था, तो अमात्य कहलाता था। और मौर्य शासकों ने कठोर दंड का प्रावधान कर साम्राज्य को भय मुक्त प्रशासन प्रदान किया था। अब मौर्य साम्राज्य जो थे उन्होंने किसी भी गुनाह करने के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया था, जिससे समाज क्या था, भय मुक्त प्रशासन बन गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन के बारे में आपको क्या पता है, उसका जानकारी आप दें। तो मौर्य प्रशासन जो था ये अत्यंत ही उच्च कोटि का था तथा राजा जो था वो सर्वोपरि था। और मौर्य सम्राट के द्वारा नियुक्त किए गए विभिन्न अधिकारी विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करते थे। मौर्य सम्राट जो थे उनके द्वारा नियुक्त किया गया जो विभिन्न काम के लिए विभिन्न अधिकारी थे और वो अब अपने अपने काम का निरीक्षण ठीक ढंग से करते थे। और राजा के जो मंत्री होते थे वो अमात्य कहलाते थे। और मौर्य शासकों ने कठोर दंड का प्रावधान कर साम्राज्य को भय मुक्त प्रशासन प्रदान किया था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो जो जल निकासी यानी कि पानी को किस तरह से निकालते थे, उस जल निकासी प्रणाली का क्या क्या तरीका था उसका वर्णन आपको करना है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से नालियों का प्रबंध करना जानते थे। उन्होंने नालियों खड़िया मिट्टी चूने और एक प्रकार के सीमेंट से बनाई थी। हड़प्पा के जो लोग थे वो नाली को किस तरह से बनाते थे, तो खड़िया मिट्टी चूना और एक प्रकार के विशेष सीमेंट होती थी उस समय में, उससे हड़प्पा सभ्यता के लोग नाली को बनाते थे। वे नालियों को खुला छोड़ना हानिकारक समझते थे, अतः वे उन्हें ईंटों से पाटते यानी कि पाटते मतलब ढकते थे। वर्षा के पानी की निकासी का विशेष रूप से प्रबंध करते थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जल निकासी का प्रणाली का वर्णन करें, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पानी का निकालने का रास्ता किस तरह से बनाते थे, तो सुव्यवस्थित ढंग और वैज्ञानिक ढंग से हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो जल निकासी प्रणाली का बनाए हुए थे। किस तरह से बनाए हुए थे, तो नाला बनाए हुए थे। और नाला को किस चीज़ से बनाए थे, मिट्टी से और चूने से बनाए हुए थे और एक प्रकार के विशेष सीमेंट से भी। और वो नालियों को खुला नहीं छोड़ते थे, ऐसा नहीं कि नाली बना दी और नाली खुला हुआ है, नाली को ढक भी देते थे। वो नालियों को खुला छोड़ना हानिकारक समझते थे। वो उन्हें ईंटों के परते से यानी कि ईंट से ढक देते थे नाली को, और वर्षा की पानी के निकासी के लिए विशेष रूप से प्रबंध किए थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। समझ गए आप लोग। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे। चंपारण आंदोलन जो हुआ था इसके कारण क्या थे, तो गांधी जी जो कि 1917 में चंपारण आंदोलन किए थे। तो इस आंदोलन का कारण क्या था, तो पहला कारण था कि चंपारण में नील की खेती में काम करने वाले किसानों पर यूरोपियन नीलहे बहुत अत्याचार करते थे। तो चंपारण आंदोलन के कारण क्या थे, वजह क्या था, तो पहला वजह था यानी पहला कारण था कि चंपारण में जो नील की खेती काम करने वाले किसान थे उन पर यूरोपियन नीलहे जो थे वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो पहला कारण था चंपारण आंदोलन का ये। और दूसरा कारण क्या था, तो बिहार में नीलहों के द्वारा नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी। अब 3 कठिया व्यवस्था क्या था, तो जिसके अनुसार प्रत्येक किसान
हिंदुस्तान की भूमि के 20 में से 3 हिस्से पर यानी कि 15% भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी। यानी 3 कटिया व्यवस्था हर को अपनानी ही थी, यानी कि ये क्या था, ये फिक्स था कि सबको ये करना ही है। 3 कटिया व्यवस्था जो है इसको सभी किसानों को मानना ही है। तो ये 2 कारण थे, या वैसे तो कारण बहुत थे लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग को 2 कारण ही बताना है कि चंपारण आंदोलन के कारण क्या थे। तो सिंपल सा कारण है कि चंपारण आंदोलन में नील की खेती काम करने वाले जो किसान थे उन पर यूरोपियन नीलहे जो थे वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, इसलिए हुआ था चंपारण आंदोलन। और दूसरा कारण क्या था कि बिहार के जितने भी किसान थे उन लोगों को 3 कटिया व्यवस्था माननी ही थी, उनको मानना ही पड़ता। इस अंग्रेज उन पर, जो यूरोपियन लोग थे उन पर उन्होंने साथ थोप दिया था कि तो आपको 3 कटिया व्यवस्था मानना ही है। और 3 कटिया व्यवस्था में क्या था कि 15% जो किसान होंगे, जितने भी किसान के पास जितना भी जमीन होगा और उसका 15% भूभाग पर उनको नील की ही खेती करनी है। ठीक है, तो ये 2 कारण थे चंपारण आंदोलन के, समझ गए, इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि श्रीमद् भगवत गीता पर टिप्पणी लिखे। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है एक महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। इस अंश में श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म और भक्ति का उपदेश देते हुए मनुष्य को यह समझाते हुए कि मानव को लगन और मेहनत से अपने कर्म करना चाहिए और फल की प्राप्ति की बात नहीं सोचनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अत्यंत ही लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि श्रीमद् भगवत गीता जो है एक महत्वपूर्ण उपदेश अंश है, जिसमें कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया, तो अपना उपदेश दिया है। ठीक है, और इस अंश में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बतलाते हैं, तो निष्काम कर्म और भक्ति का उपदेश देते हुए ये समझाते हैं कि मनुष्य को ये समझाते हुए बताते हैं कि मानव को लगन और मेहनत से अपने कर्म करना चाहिए, यानी कि अपना काम करना चाहिए और फल की प्राप्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सिंपल सा इसका आंसर होगा। और श्रीमद् भगवत गीता जो है ये अत्यंत ही लोकप्रिय ग्रंथ है और इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि 4 बौद्ध स्थान कहाँ स्थित है। 4 बौद्ध स्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो लुम्बिनी जहाँ पर कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया जो कि बिहार का गया जनपद है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चारों, क्योंकि इससे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं भी आए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इससे 2 हमेशा रहता ही है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रख लीजिए कि 4 बौद्ध स्थान कहाँ स्थित है। तो लुम्बिनी जहाँ पर कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, बोध गया जहाँ पर कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और तीसरा है सारनाथ जो कि वाराणसी के निकट है, यहाँ पर गौतम बुद्ध को उपदेश मिला था। और कुशीनगर जो कि देवरिया के निकट अभी के समय में आधुनिक समय में कसिया में है, जहां पर कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। जहां महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। तो चारों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इस चारों से फिक्स है कि 2 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव फिक्स ही रखते हैं, कभी कभी 4 नंबर के भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, लेकिन इस दोनों को आप लोग याद रखिए, चारों को अच्छे से, क्योंकि इससे 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके बन ही जाएंगे और कभी कभी आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि 4 बौद्ध स्थान कहाँ स्थित है। तो लुम्बिनी जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और बोध गया जो कि बिहार का गया जनपद है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ जो कि वाराणसी के निकट है जहां पर गौतम बुद्ध को प्रथम उपदेश मिला था, चौथा है कुशीनगर जो कि आधुनिक समय में कसिया में है और जहां पर कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, जहां पर कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इस चारों को आप लोग याद रखिएगा। 4 बौद्ध स्थान है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि बलबन की उपलब्धियां क्या क्या थी, यही आपको बताना है। बलबन जो था इसकी क्या क्या उपलब्धियां थी, तो फखरुद्दीन गज ए शंकर की प्रथम पत्नी हुजैरा के पिता का नाम बलबन था। फखरुद्दीन गज ए शंकर की जो पहली पत्नी थी उसके हुजैरा, उसके पिता का नाम बलबन था। इनकी निम्नलिखित उपलब्धियां हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, तो कला के क्षेत्र में भी काफ़ी उपलब्धियां हैं बलबन की, और शिक्षा एवं संस्कृति, कला के क्षेत्रों में काफ़ी उपलब्धियां मिली थी। शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में बलबन को काफ़ी उपलब्धि मिली थी। व्यापार तथा कृषि के क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ था बलबन के समय में। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सिंपल सा आंसर क्वेश्चन था कि बलबन की क्या क्या उपलब्धियां है, तो बलबन ने कला के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियां की थी। ठीक है, और शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी काफ़ी उपलब्धियां की थी, और व्यापार के क्षेत्र में। इतना आप लोगों को नहीं याद रखना है, सिंपल याद रखना है, कला, शिक्षा एवं संस्कृति और व्यापार, इस तीनों के क्षेत्र में बलबन ने काफ़ी विकास किया था। अब इससे आप खुद आप लोग बना के अपने मन से लिख दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि लिंगायत संप्रदाय की 2 विशेषताओं का वर्णन करें। लिंगायत संप्रदाय जो थी इनकी कौन कौन सी 2 विशेषताएं थी उनका वर्णन करना है। तो लिंगायत संप्रदाय की 2 विशेषताएं इस प्रकार से हैं। ये लोग निष्काम कर्म को ही विश्वास करते थे। ये लोग जो थे लिंगायत संप्रदाय के लोग, ये लोग निष्काम कर्म में ही यानी कि काम में ही विश्वास करते थे। लिंगायत संप्रदाय के लोग शिव को परम तत्व मानते थे। सिंपल सा क्वेश्चन था कि लिंगायत संप्रदाय की 2 विशेषताएं क्या थी। संप्रदाय मतलब होता है, लिंगायत संप्रदाय मतलब जाति था, लिंगायत जाति था। इस संप्रदाय की कौन कौन सी 2 विशेषताएं थी इसका वर्णन करना था। तो ये लोग जो थे लिंगायत संप्रदाय के लोग ये कर्म में ही विश्वास करते थे, और लिंगायत संप्रदाय के लोग शिव को परम तत्व मानते थे। ये थी 2 विशेषताएं लिंगायत संप्रदाय की।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने जजिया को क्यों समाप्त कर दिया। जजिया एक कर था, कर मतलब टैक्स था, तो अकबर ने जजिया कर को क्यों समाप्त कर दिया था। तो इस्लामी कानूनी के तहत जजिया एक प्रति व्यक्ति कर था यानी कि टैक्स था, जिसे एक इस्लामी राष्ट्रों के द्वारा इसके गैर मुस्लिम पुरुष नागरिकों जो कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं उन पर लगाया जाता था। अकबर एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला। उसने हिंदू और मुस्लिम एकता कायम रखने के लिए जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो जजिया एक ऐसा कर था जो कि मुस्लिम को नहीं देना होता था, सिर्फ हिंदू को देना होता था, क्योंकि वो मुस्लिम के इलाके में रहते थे, मुस्लिम के साम्राज्य में रहते थे। और अकबर ने इसी को क्या किया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था, क्योंकि अकबर जो था हिंदू मुस्लिम दोनों को बराबर प्यार और सम्मान में रखता था और उसको प्यार और सम्मान बराबर हिंदू और मुस्लिम दोनों की तरफ से मिला भी था, इसलिए अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि अकबर ने जजिया कर को क्यों समाप्त कर दिया था। तो जजिया जो था एक कर था और ये कर किसको देना पड़ता था, तो ऐसे लोग जो कि मुस्लिम नहीं थे उनको ये कर देना पड़ता था। और कर क्यों देना पड़ता था, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं था, सिंपल सा बात था, मुस्लिम नहीं थे इसके लिए उनको कर देना पड़ता था। और अकबर जो था वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक समान मानता था, इसलिए उसने इस कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और हिंदू और मुस्लिम जो थे दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान अकबर को मिला भी था। ठीक है, इसलिए अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि झूमी खेती के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पर खाती नहीं होगा, खेती होगा। झूमी खेती, ठीक है, जिसका इंग्लिश में नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूमी खेती के बारे में आप क्या जानते हैं। तो भारत की नई जनजातियों में झूमी खेती का प्रचलन था। इसके तहत आसपास की जमीन को जलाकर भूमि को साफ कर देते थे और खाद का प्रयोग करते थे। साफ की गई जमीन पर केवल कुछ समय के लिए खेती करते थे, फिर वर्षों के लिए उस जमीन को परती छोड़ देते थे और स्थान पर चले जाते। सिंपल सा क्वेश्चन था कि झूमी खेती के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये सब आपको नहीं लिखना, वैसे लिख भी सकते हैं लेकिन ये आपको लिखना नहीं है, खुद से बना लिखना और 1 मिनट में आपको इसका आंसर याद भी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि झूमी खेती किसी प्रकार की कोई खेती होती है, वही झूमी खेती क्या था। तो झूमी कोई फसल नहीं है, एक प्रकार का खेती है। लेकिन इस खेती में होता क्या था, इसमें क्या होता था कि लोग क्या करते थे, आसपास की जो उनके पास जमीन थी, लोगों के पास जो जमीन थी वहां पर जंगल रहता था, जंगल या पेड़ रहता था, तो जंगल या पेड़ को क्या करते थे, काट देते थे, जंगल को साफ कर देते थे और जंगल जो बच गया, जो भी वहां पर कुछ बच गया उसमें आग लगा देते थे और कुछ समय के लिए छोड़ देते थे। और उस छोड़ने के बाद जैसे ही साल की पहली बारिश हुई वहां पर क्या होता था, बारिश से पूरा नमी उसमें आ जाता था, उसमें फसल बो देते थे, फिर वहां पर कुछ समय के लिए छोड़ देते थे, फिर जैसे वहां पर जंगल हो गया फिर उसको जला करके फिर वहां पर फसल उगा ले। सिंपल सा इसका आंसर था कि झूमी खेती के बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो झूमी खेती एक इस तरह की खेती थी जिसमें जनजाति की क्या करती थी कि वो अपने आसपास के जमीनों पर क्या जला देती थी, आसपास के जमीन को जला देती थी, वहां पर जो भी पेड़ पौधे रहते थे, जंगल रहते थे, उसको जला देते थे और वहां पर राख हो जाता था। और राख जैसे ही हो गया तो उसको क्या करते थे, और उसमें जैसे ही साल की पहली बारिश हुई, अगर नवंबर दिसंबर में कभी आग लगा दिए, कभी जनवरी फरवरी में आग लगा दिए, तो उसके बाद जब भी वो पहली बारिश होगी वहां पर क्या करेंगे, बीज छीट देंगे और जैसे बीज छीटेंगे वहां पर खेती हो जाएगी, फसल आ जाएगा। और जैसे वो फसल काट लेते थे फिर वहां पर कुछ दिन के लिए फिर उस जमीन को छोड़ देते थे, फिर जंगल हो जाता था, फिर उसको काट देते थे, जला देते थे, फिर उसमें खेती कर लेते थे। तो यही थी झूमी खेती। सिंपल सा है, ये भी आप लिख सकते हैं लेकिन आप लोग खुद से बना के लिखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण सभा का गठन कैसे हुआ था। संविधान निर्माण सभा जो था इसका गठन कैसे हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था, जुलाई 1946 में किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण सभा का जो गठन था वो कैसे हुआ था। तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान निर्माण सभा का गठन 1946 में हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना भी आप लोग लिख सकते हैं 2 नंबर के लिए कि संविधान निर्माण सभा का गठन कैसे हुआ था। तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना में निश्चय किया गया था कि संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर, जिसमें कि कुल 389 सदस्य, जिसमें कि 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि होंगे, 4 चीफ कमिश्नर होंगे, कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। इन्हीं के सामने संविधान सभा का निर्माण किया गया था। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था। और इसको आप लोगों का 5 नंबर में आ जाए तो इतना पूरा लिखना है, लेकिन अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो आप लोग इतना भी लिख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण सभा का गठन कैसे हुआ था। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान निर्माण सभा का गठन 1946 में हुआ था। और उसमें कौन कौन से शामिल थे, तो कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया था कि संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर, जिसमें कि कुल 389 सदस्य थे, मतलब संविधान सभा का जो निर्माण हुआ उसमें 389 सदस्य थे। ठीक है, और उसमें कौन कौन से सदस्य थे, तो 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 जो उस समय देसी रियासतें थी, यानी कि जो महाराज होते थे हर एक राज्य का, वो 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल
शामिल थे 389 सदस्य में। ठीक है, 389 सदस्य के सामने संविधान सभा का गठन किया गया था और किया गया था 1946 में, और कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। इसको भी याद रखिएगा, सिंपल सा, इसको खुद से आप लोग को बना के रखना है। बस याद क्या क्या रखना है कि 389 सदस्य थे, जिसमें कि 292 ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 देसी रियासतों के थे। ये बस आपको याद रखना है और उसके बाद खुद से अपने मन से बना के लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद का क्या अर्थ होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा अपने विभिन्न प्रकार के हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न साधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना। यानी कि कोई क्या होगा, वो समृद्ध राष्ट्र होगा, शक्तिशाली राष्ट्र होगा, लेकिन क्या करेगा, अपने विभिन्न प्रकार के हितों, वो शक्तिशाली तो होगा ही कोई राष्ट्र, यानी कि कोई देश जो होगा वो शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा, लेकिन अपने विभिन्न प्रकार के हितों को साधने के लिए, अपने हितों को साधने के लिए निर्बल, कोई निर्बल राष्ट्र होगा, किंतु वह प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण होगा। ऐसे साधन जो कि ये शक्तिशाली जो राष्ट्र है इसके पास ये साधन नहीं होंगे, जो कि प्राकृतिक संसाधन निर्बल राष्ट्र के पास होगा। ऐसे साधन जो कि निर्बल राष्ट्र के पास होगा वो प्राकृतिक संसाधन, लेकिन वो शक्तिशाली राष्ट्र होगा उसके पास ये प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। तो वो शक्तिशाली राष्ट्र क्या करेगा, अपने इस प्राकृतिक साधनों की परिपूर्ण करने के लिए उस पर शक्ति के बल पर उसका उपभोग करेगा, यानी कि उस शक्ति के बल पर उस राष्ट्र को कब्जा कर लेगा और जो भी प्राकृतिक संसाधन उसके पास नहीं होगा उसका वो उपभोग करेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि किसी समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा अपने विभिन्न प्रकार के हितों को साधने के लिए किसी निर्बल मतलब कमजोर किंतु प्राकृतिक संसाधनों से, ये जो निर्बल होगा, निर्बल तो होगा लेकिन इसके पास प्राकृतिक संसाधन परिपूर्ण होंगे, इस परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों को शक्ति के बल पर ये जो शक्तिशाली राष्ट्र होगा ये उपभोग करेगा। इसी को कहते हैं उपनिवेशवाद। समझ गए आप लोग, उपनिवेशवाद का यही अर्थ होता है। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। इसका पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले लीजिएगा और इसको बार बार रिविजन करते रहिएगा। लेकिन हर एक का आंसर आप लोग को सिर्फ समझना है और खुद से बना करके लिखना है। जैसे यहाँ पर उपनिवेशवाद है, इसको खुद से पढ़ तो लिए, समझ लिए कि ये क्या था, लेकिन उसके बाद उसको खुद से बना के लिखना है, लाइन टू लाइन यही नहीं लिखना है। ठीक है, खुद से बना के लिखना है। जैसे क्वेश्चन था कि झूमी खेती से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग को समझा दिए कि झूमी खेती ऐसा था जिसमें जनजाति क्या करते थे, पेड़ को काट करके जला देते थे और वहाँ पर राख हो जाता था और राख को क्या करते थे, कुछ समय के लिए छोड़ देते थे और साल की जैसे पहली बारिश हुई वहाँ पर बीज छिड़ करके खेती कर देते, फिर उसके बाद वो कुछ दिन के लिए छोड़ देते, फिर जंगल हो जाता, फिर जला देते, इसी को कहते थे झूमी खेती। इस तरह से आप लोगों को खुद से बना करके लिखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। नए वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेंगे।